Hi students. So we were discussing about the theories of evolution, and in that we have discussed almost three theories of evolution. We have already started with the Lamarckism, that the Lamarck's theory of inheritance of acquired characters. Then we have discussed the Darwin's theory or the Darwin theory of natural selection. तो Darwin theories of natural selection के बारे में थोड़ा आज हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे. Then mutation theory, which was given by Hugo de Vares was a scientist who gave the mutation theory. That also we have studied. And we are supposed to discuss the fourth theory of evolution. ठीक है, चौथा थ्योरी हमें डिस्कस करना है, दैट इज योर न्यू डार्विनिज्म और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इसका दूसरा नाम क्या है, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑल्सो. इसको हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है. बेसिकली क्या है, हर थ्योरी में हमने देखा था कि इसके पोस्टुलेट्स होते हैं. एवरी थ्योरी हैज इट्स पोस्टुलेट. पोस्टुलेट्स मतलब क्या, मेन पॉइंट्स, व्हिच इज द मेन पॉइंट ऑफ द थ्योरी, व्हाट इट सेज, उसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स. ठीक है, तो न्यू डार्विनिज्म या जो न्यू मॉडर्न जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इसकी भी बेसिक जो मेन पोस्टुलेट्स है वो हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक एक के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमें तो ध्यान से सुनना है, उसको समझना है. ठीक है, सो Darwin says that in a given population there are variation. इसको आपको ध्यान से समझना है. देखिए, हर एक डार्विन ने क्या कहा कि एक कोई भी पॉपुलेशन ले लीजिए किसी भी एनिमल का, तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज और पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज के पॉपुलेशन में वेरिएशन होगा. जैसे हमने देखा था कि हमने डिस्कस किया था डार्विन फिंचेस के बारे में. गैलापागोस आइलैंड में ऑलमोस्ट 20 वैरायटीज ऑफ फिंचेस रहते हैं और उनके बीक के शेप एंड साइज में डिफरेंस है. हालांकि सब एक ही तरह के सिंगल एक स्पीसीज से डेवलप हुए. दिस इज द दैट वाज एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड. इसका मतलब है एक सिंगल स्पीसीज से 20 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीसीज बन गए. क्यों बन गए? बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. एडेप्टेशन के लिए ऐसा हो गया क्योंकि फूड हैबिट जो है उस अलग अलग आइलैंड में अलग अलग था, इसीलिए अलग अलग फिंचेस अलग अलग तरीके से अपना बीक और शेप साइज, जो बीक साइज और शेप है वो अलग तरीके से डेवलप हो चुका है ना. तो इससे हमें क्या पता चला कि एक पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज में भी वेरिएशन हो सकता है. आप इंसान को ही अपना एग्जांपल ले लीजिए. आप देखिए, आप अगर देखोगे कि जो हम अपने इंडियंस अपने देश की बात करेंगे, अपने देश के लोगों की बात करेंगे, तो आप ध्यान देना कि पीपल फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया is little bit different from the people living in the western part of India. The same way the people were living in the northern part of India, in their population there is also variation compared to the southern part of India. So we are a complete or single human population living in a single geographical area, even though there are different variation available in our population. है ना? ईस्टर्न वाला जो है वो हमसे अलग होता है कि नहीं होता है, देखने में भी अलग होता है, हाइट में भी फर्क पड़ता है. ठीक है, और उनके जो बिहेवियरल पैटर्न्स है, उनके जो एडेप्टेशन है वो भी अलग है, उनका जो टेरेन है जहां वो रहते हैं वो भी हमारे कंपेयर में अलग होता है. देखो, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना है आपको. वेरिएशन का मतलब होता है जीन वेरिएबिलिटी. जीन वेरिएबिलिटी मतलब मान लीजिए कोई एक पॉपुलेशन है, एक्स पॉपुलेशन है, किसी एक स्पीसीज का पॉपुलेशन है, तो मान लीजिए उसमें 10 इंडिविजुअल रहते हैं. तो ऐसा होगा कि 10 में से 2 या 3 का जो जीन वेरिएबिलिटी होगा वो अलग होगा. ऑलरेडी दे हैव डिफरेंट कंपेयर टू द अदर
other individual of that particular population. मतलब वो जो दो आपके या तीन आपके जो इंडिविजुअल है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उनमें अलग से जो जीन में जो वेरिएशन है, जीन लेवल में, जेनेटिक लेवल में वेरिएशन उनमें होता है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसी को हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा कि जब तक एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आया है तब तक टोटल जो पॉपुलेशन में आपके 2 या 3% या 4 या 5% जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जेनेटिक लेवल में वेरिएशन ऑलरेडी है, वो हमें पता नहीं चलता, वो उसके लिए उन्हें कोई एडवांटेज नहीं मिलता जब तक एनवायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, वो हम आगे एग्जांपल्स में, नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न थियरी क्या कहती है? फर्स्ट है जीन वेरिएबिलिटी। ठीक है, अब ये जीन वेरिएबिलिटी एक पॉपुलेशन में होता क्यों है, मतलब वेरिएशन क्यों होता है, कारण क्या है, पहले ये हमें देखना है। पहला रीजन क्या है? म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या है हमने वो भी डिस्कस किया है ऑलरेडी। म्यूटेशन क्या होता है? देखो, म्यूटेशन जो है ये क्रोमोसोमल लेवल पे हो सकता है या जेनेटिक आपके जीन लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, अब जो क्रोमोसोमल जो वेरिएशन है, क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन है, इसे क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिक म्यूटेशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन मतलब देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है हमें सब पता है, हमको पता है कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम होते होंगे। अलग अलग इंडिविजुअल स्पीसीज पे क्रोमोसोम का जो नंबर है वो अलग अलग होता है, हमने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं। जैसे हमारे केस में कितना है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब टोटल 46 है। वैसे अलग अलग एनिमल्स पे अलग अलग होता है। तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये घट सकता है और बढ़ सकता है। अगर घट गया तो भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, अगर बढ़ गया तो भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, क्योंकि जितना क्रोमोसोम होना चाहिए किसी एनिमल के लिए उतना ही उसके लिए, मतलब उस पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज के लिए अच्छा होता है। उससे ज्यादा हुआ तो भी उसके लिए बुरा है, उसको हम म्यूटेशन मानते हैं। अगर कम हो गया तो भी वो बुरा है, उसे हम म्यूटेशन मानते हैं। देखिए, म्यूटेशन जो है मतलब ज्यादातर समय, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम म्यूटेशन इज नॉट फेवरेबल। म्यूटेशन ज्यादातर समय पे देखा गया है अच्छा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा म्यूटेशन में? अगर क्रोमोसोमल वेरिएबिलिटी होता है, क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन होता है, तो उसमें क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगा, न्यूमेरिक चेंजेस होगा। तो उसमें क्या होगा? एडिशन हो सकता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल जो म्यूटेशन है ये कैसे होता है? अगर क्रोमोसोम का नंबर घट गया या बढ़ गया। ठीक है, मतलब बढ़ गया मतलब नॉर्मली क्या होता है? अगर बढ़ गया, घट गया नहीं, बढ़ गया, या डुप्लीकेशन हो गया, डिलीशन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ये सारे जितने वैरायटीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट जो चेंजेस है क्रोमोसोमल लेवल पे, अगर ये सारे हो जाए तो क्या होगा? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो इसको समझते हैं। अब देखो, म्यूटेशन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर एडिशन मतलब क्या? अगर बढ़ गया, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, नॉर्मल से ज्यादा हो गया। ठीक है, इसे ये बढ़ कैसे सकता है? मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम 2 बार आ गया, डुप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो भी नंबर अगर बढ़ गया तो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे। और क्या हो सकता है? अगर नंबर घट गया, डिलीट हो गया, डिलीशन हो, क्रोमोसोम का कोई पार्ट चला गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो भी आपका जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में वो हमें दिखेंगे। ट्रांसलोकेशन हो गया, मतलब एक जगह से क्रोमोसोम का एक हिस्सा हट के निकल के किसी और हिस्से पे चला गया, निकल के किसी और जगह पे चला गया, किसी और क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो भी ऐसा हो सकता है। इन्वर्जन मतलब इधर उधर हो गया, इस क्रोमोसोम का पार्ट उस क्रोमोसोम में चला गया, उस क्रोमोसोम का पार्ट इस क्रोमोसोम में चला गया। ऐसा अगर हो गया तो भी हमें मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस है इंडिविजुअल में हमें दिखेंगे। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग, दैट इज अ म्यूटेशन कैन बी क्रोमोसोमल और जीन लेवल। सो हम अभी क्रोमोसोम लेवल तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने बात किया कि अगर क्रोमोसोम अगर डुप्लीकेट हो जाएगा, अगर ट्रांसलोकेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन न्यूमेरिक म्यूटेशन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब नंबर जो है आपके टोटल क्रोमोसोम का उसमें भी वेरिएशन हो सकता है। ठीक है,
सो द न्यूमेरिक म्यूटेशन कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। तो न्यूमेरिक म्यूटेशन जो है 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एन्यूप्लॉइडी, दूसरा है यूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सिंगल, एक क्रोमोसोम जो है वो मतलब मान लीजिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 है, तो एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो 47 हो गया, या एक क्रोमोसोम घट गया, या 2 क्रोमोसोम बढ़ गया, या 2 क्रोमोसोम घट गया, ऐसा अगर कंडीशन है तो हम उसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर बढ़ता है या घटता है उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। ठीक है, दोनों को समझना है आपको। सेट मतलब देखो, नॉर्मली हमने क्या बोला कि हमारे इंसान के केस में, इंडिविजुअल जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सेट है। तो ऐसे सेट में अगर चेंजेस हो गए नंबर, मान लीजिए 23 पेयर से 24 पेयर हो गए, या 23 पेयर से घट के 22 पेयर हो गए, तो एक एक सेट में नंबर जो है क्रोमोसोम का चेंजेस हो रहा है, उसे बोलते हैं यूप्लॉइडी। अगर एक सिंगल क्रोमोसोम घटा या बढ़ा तो उसे बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज जीन लेवल, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक म्यूटेशन। देखो जीन लेवल मतलब तो ऐसा है, आपको तो पहले थोड़ा ये समझना होगा कि सर क्रोमोसोम और जीन मतलब जेनेटिक लेवल में फर्क क्या है, दोनों ही तो जेनेटिक मटेरियल है। तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, तो देखो ऐसा है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपको ये जो कंसेप्ट है जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूं और भी क्लियर होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखिए, अगर एक सेल है तो सेल के अंदर हमें क्या पता है, न्यूक्लियस है होता है। तो सेल है तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा ना। लेट मी ड्रॉ इट विद अदर कलर। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सर, क्रोमोसोम होता है ना क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। ठीक है, सो मान लीजिए कि आपको ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है, फिर मैंने दूसरा भी बनाया क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे केस का होगा तो कितना होगा, 46 टोटल होगा, 23 सेट होगा। अभी क्रोमोसोम होता क्या एक्चुअली, क्रोमोसोम्स आर नथिंग, दीज आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ आवर जेनेटिक मटेरियल, दैट इज योर डीएनए। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए डीएनए क्या है, इट्स अ लॉन्ग चेन, हमने मतलब छोटे क्लासेस में पढ़ा हो। ठीक है, इट्स अ डबल, ऐसे इट्स अ लाइक डबल चेन, लाइक लॉन्ग पॉलीमर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डीएनए जो बनता है, देखो डीएनए क्या है ना, डीएनए इज बेसिकली अ पॉलीमर। पॉलीमर तो आप सबको पता है, पॉलीमर मतलब बहुत सारा मोनोमर मिलके जब एक लॉन्ग चेन बनाता है किसी बायोमोलिक्यूल्स को, उसे बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पॉलीमर मतलब जब मोनोमर जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना देता है तो उसे बोलते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पे हमारा जो डीएनए है उसका जो मोनोमर है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़ के बनता है हमारा डीएनए। यहां तक क्लियर है। अब ये जो डीएनए है ये क्या करेगा, ये होता क्या हमारे, एक्चुअली डीएनए इज अ वेरी वेरी लॉन्ग चेन। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा मतलब बहुत लंबा एक थ्रेड है। तो जो थ्रेड है वो थ्रेड जो है हमारे डीएनए के जैसा है। अब वो होता क्या, उस थ्रेड को अगर आप ट्विस्ट करोगे, कंटिन्यूअसली ट्विस्ट करोगे, उसको आप घुमाओगे, तो आप देखना क्या होगा, बिकॉज ऑफ द लाइक ट्विस्टिंग, वो सारा जो थ्रेड है वो क्या होगा, एक जगह पे कंडेंस हो जाएगा, एक जगह पे बंडल बना लेगा बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग। बिल्कुल वैसा ही हमारा जो डीएनए है वो ट्विस्ट होता है, बहुत ज्यादा ट्विस्टेड होता है और कंडेंस्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के फॉर्म में वो कंडेंस हो जाता है और वो फिर जाके कहां रहता है, न्यूक्लियस के अंदर जाके सेटल हो जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट दीज आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ आवर डीएनए, लॉन्ग डीएनए चेन्स। ठीक है ना। तो अब देखो ये जो डीएनए चेन में मैंने बात किया ना कि एक एक मोनोमर से ये डीएनए बनता है, तो जो एक एक मोनोमर है उसी को हम बोलते हैं, एक एक मोनोमर ही आपका एक एक जीन है। आप बोलोगे सर एक एक जीन का फिर क्या फंक्शन है,
हर एक जीन का हमारे बॉडी में एक कैरेक्टर्स का कंट्रोल एक जीन करता है। क्या कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो? जैसे कोई लंबा है उसके लिए अलग एक जीन है, कोई अगर मतलब कैरेक्टर है, जैसे कोई डार्क है या कोई फेयर है, उसका भी वो भी कैरेक्टर है, वो कंट्रोल करने के लिए भी एक जीन है। ऐसे करके हमारे बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सारे कैरेक्टर्स का जो कंट्रोल है वो जीन करता है। कहां से? डीएनए से। तो डीएनए में जीन रहता है एंड ईच एंड एवरी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ सम लाइक ईच कैरेक्टर्स। हर एक कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास एक जीन होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि डीएनए में जो जीन है, हमने जिसकी बात किया कि मोनोमर जो जीन है, उसमें अगर कोई चेंजेस आ जाए तो हम उसे कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। नाउ हियर द म्यूटेशन टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब क्या है कि अगर डीएनए है तो डीएनए तो डबल चेन है। अब यहां पे मान लीजिए ये जो हिस्सा है ये एक जीन का हिस्सा है, ठीक है। सो डीएनए का ये एक छोटा सा पार्ट है, दिस इज हैविंग अ जीन। अब अगर जो म्यूटेशन होता है तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, जीन लेवल पे होगा ना। तो जीन एक पॉइंट है, एक पूरे डीएनए तो एक बहुत बड़ा लॉन्ग चेन है पॉलीमर का, है ना, न्यूक्लियोटाइड का। बहुत सारा जीन मिलके डीएनए बनता है। तो हमेशा जब भी म्यूटेशन होगा तो कोई ना कोई जीन पे ही जो जीन है उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। चेंजेस आएगा उसमें। तो उसका मतलब क्या है? जीन क्या है? डीएनए लॉन्ग चेन में एक पॉइंट है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक पॉइंट में पर्टिकुलर एक जीन पे जो चेंजेस आता है, म्यूटेशन होता है, इसे हम इसी को हम कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। इसे एक दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट में पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि मतलब एक जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे ये म्यूटेशन होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन समटाइम एज वेल, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है? Here the mutation takes place at a particular point, that is a nucleotide, हमने अभी डिस्कस किया। It is also known as point mutation, where the deletion and addition of the nitrogenous base can be takes place or can be seen. तो अभी डीएनए जो है ये जीन अगर हम और भी फर्दर डिस्कस करेंगे तो आपको पता है कि we can find there are nitrogenous bases are there, ठीक है। जेनेटिक कोड हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो नाइट्रोजनस बेस है जो कि अमीनो एसिड से आपको बनता है, वो क्या होगा? उसमें से वो कोई भी जो नाइट्रोजनस बेस है वो डिलीट हो सकता है म्यूटेशन के कारण, या फिर आप कह सकते हो नया जो नाइट्रोजनस बेस है वो ऐड भी हो सकता है, और या फिर जो नाइट्रोजनस बेस ऑलरेडी है वो डिलीट भी हो सकता है। अभी म्यूटेशन है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसे हम कहेंगे जेनेटिक म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, काफी सारे कंडीशंस है, काफी सारे सिचुएशन है। तो हम कुछ सिचुएशन डिस्कस करेंगे। जैसे एक सिचुएशन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कैन आल्सो बी सी। सब्स्टिट्यूशन मतलब मान लीजिए कोई एक एमिनो एसिड जो नाइट्रोजनस बेस है वो वहां पे है, उसको हटा वो हट जाता है, हट के कोई एक नया नाइट्रोजनस बेस आ जाता है, तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एडिशन डिलीशन मतलब कोई एक नाइट्रोजनस बेस है तो उसको मतलब देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब थोड़ा सा समझना है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि उस नाइट्रोजनस बेस के बदले में दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ जाता है जिसका काम भी सेम है, जिसका फंक्शन भी सेम है, ठीक है। तो मेन जो आउटपुट है उसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन जो है जिसमें हम कहते हैं एडिशन और डिलीशन, इसमें क्या होगा? जो बिल्कुल एडिशन बिल्कुल जो है एक नया नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाएगा, या तो एक जो नाइट्रोजनस बेस है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो जीन का फंक्शनैलिटी है उसमें चेंजेस आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? उसमें चेंजेस नहीं आता है। इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि एक फुटबॉल मैच चल रहा है, ठीक है, और फुटबॉल मैच में जितने भी प्लेयर्स हैं सारे ट्रेन्ड प्लेयर्स हैं, सारे 11 के 11 प्लेयर वो सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उसमें से मान लीजिए कि हमने एक प्लेयर को निकाल लिया, फुटबॉलर को निकाल दिया, और एक क्रिकेटर को मैंने भेज दिया, तो फिर वो गेम को इफेक्ट कर देगा, टोटल जो खेल है उसको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो वो होता है एडिशन और डिलीशन।
ठीक है ना। दूसरा है कि मैंने क्या कर दिया कि एक प्लेयर को निकाल के मैंने फिर से दूसरा एक फुटबॉलर को भेज दिया, तो उसमें क्या होगा, फुटबॉल जो मैच चल रहा है, जो गेम चल रहा है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैंने क्रिकेटर को भेज दिया, क्योंकि क्रिकेटर को कुछ नहीं पता फुटबॉल के बारे में, खेलना कैसे है, तो वो क्या करेगा, वो गेम बिगाड़ देगा। दूसरे लोग 10 लोग जो खेल रहे हैं, प्लेयर जो है ऑलरेडी, उनका खेल बिगाड़ देगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आपका एडिशन और डिलीशन। ठीक है, समझ में आया ना आपको। चलिए नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन। देखिए रिकॉम्बिनेशन क्या है ना, आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा या सेल डिवीजन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब सेल डिवाइड होता है, तो स्पेशली मियोसिस के केस में, मियोसिस 1, मियोसिस 2, तो हमने उसमें देखा है कि क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर दूसरा क्रोमोसोम अटैच होता है, उसके बाद दोनों के बीच में जो जेनेटिक जो एक्सचेंजेस है, मतलब जो जीन लेवल पे जो एक्सचेंजेस है, जो मान लीजिए एक क्रोमोसोम से जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे क्रोमोसोम में चला जाता है, फिर दूसरे से मतलब एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और ये होता कैसे है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जिसको हम कहते हैं, एक क्रोमोसोम का जो आर्म है दूसरे क्रोमोसोम के आर्म के साथ अटैच हो जाएगा, और इसी को, ये होता कब है, ये किस केस में होता है, मियोटिक सेल डिवीजन में होता है, ध्यान रखना है आपको, माइटोटिक में नहीं होता। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, आपके सेल डिवीजन जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है और क्रॉसिंग ओवर क्या है। ठीक है, सो दैट इज अ थिंग वेयर वी कैन सी द रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है ना, जो मियोटिक डिवीजन में, तो इसमें जब सेल डिवाइड होता है तो उसके पहले रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक दूसरे के क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के साथ अपना जो जेनेटिक जो मटेरियल, जो जीन लेवल में जो मटेरियल है, उसको एक्सचेंज करते हैं, मतलब जीन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और ये जो क्रॉसिंग ओवर है, इसके बाद ये जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है, बेसिकली ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है ना मियोटिक डिवीजन के दौरान, ये बहुत बड़ा कारण है। दिस इज द मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल और इन द पॉपुलेशन, क्योंकि हर बार जब भी मियोटिक डिवीजन होगा, हर बार क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। जब बार बार रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, वेरिएशन ज्यादा होगा पॉपुलेशन में। ठीक है, तो वेरिएशन जो हमने बात किया था शुरू में, पॉपुलेशन में वेरिएशन होता है। एक पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज होने से भी फिर भी जेनेटिक लेवल में उनमें वेरिएशन होता है, और वो किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये होता है कि दोनों अलग अलग स्पीसीज जब क्रॉस करवाते हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, तो ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो होता है वो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों स्पीसीज, जो अलग अलग स्पीसीज है, उनके जो जेनेटिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो हमें ऑफस्प्रिंग में मिलता है। दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें ऑफस्प्रिंग में मिलेगा। Some characteristic features is from one species and other characteristic feature will be from the other species. इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दोनों अलग अलग स्पीसीज के कैरेक्टर्स को एक स्पीसीज में या एक ऑर्गेनिज्म में, मतलब जब हमें मिलेगा by the process of this cross, then we can call that process as hybridization. ठीक है, नेक्स्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक है, इसको समझना है। देखिए, एलिमिनेशन ऑफ जीन और एलिल फ्रॉम ए पॉपुलेशन ड्यू टू अ रीजन दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, मतलब देखिए बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ना, वो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लाइक ज्योग्राफिकल बैरियर। ठीक है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स जब होता है दो स्पीसीज के बीच, इसको थोड़ा सा समझते हैं ऐसे। मान लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ एक स्पीसीज का एक पॉपुलेशन है और किसी कारण से वो ज्योग्राफिकली अलग हो गए। ठीक है, और ज्योग्राफी अलग ऐसे हो गए कि वो एक दूसरे के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, काफी मतलब फॉर मेनी जनरेशंस। और देखो, पहला दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वो अलग हो गए, ठीक है, ज्योग्राफिकली सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ सम रीजन, नेचुरल कैलामिटीज हो गया, कुछ भी हो गया, माइग्रेशन हो सकता है, तो वो अलग हो गए,
पहला तो ये है, और वो ऐसे अलग हो गए कि कभी दोबारा मिल नहीं पाए बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल बैरियर्स। ठीक है, और दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि दोनों अलग अलग जो स्पीसीज दो अलग अलग जो पॉपुलेशन है सेम स्पीसीज का, वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में डेवलप या सरवाइव करने शुरू कर दिया। मान लीजिए कोई एक बहुत ही मतलब हार्श एनवायरमेंट में, कोई अलग डिफरेंट तरह के एनवायरमेंट में सरवाइव करना शुरू किया, और दूसरा किसी अलग एनवायरमेंट में, तो क्या होगा? आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर मेनी जनरेशन, क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडेप्टेशन, क्योंकि एडेप्टेशन करके उस एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए वो जरूरी था, तो ऑटोमेटिकली एडेप्टेशन के प्रोसेस में वो मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है, उसका जो स्पीसीज है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है, उन्होंने क्या किया? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम दे हैव लाइक एलिमिनेटेड सम जीन और एलील फ्रॉम देयर central dogma or from their genetics or from their gene genetic material actually। ठीक है, ऐसा अगर हो जाए तो फिर क्या होगा? वो स्पीसीज अलग तरीके से डेवलप हो जाएगा, बहुत आफ्टर मेनी जनरेशन इट विल डेवलप एज अ न्यू स्पीसीज। ठीक है, ऐसा अगर हो जाए तो हम उसे बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम क्या है? एलेलिक ड्रिफ्ट और सेइबल-राइट इफेक्ट। ठीक है, सेइबल-राइट इफेक्ट, ये साइंटिस्ट के नाम से है, सेइबल-राइट इफेक्ट या एलेलिक इफेक्ट, एलेलिक ड्रिफ्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पास्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। हमने वेरिएबिलिटी का बात किया, वेरिएबिलिटी के बहुत सारे जो एस्पेक्ट है उसके बारे में हमने बात किया, नियो डार्विनिज्म या जो हम बात कर रहे थे आपका मॉडर्न थियरी। दूसरा पार्ट क्या है इसका? नेचुरल सिलेक्शन। देखो, नेचुरल सिलेक्शन, इस नाम से आपको पता चल रहा होगा, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? द नेचर विल सिलेक्ट द बेस्ट। ठीक है, तो जो स्पीसीज बेस्ट होगा, मतलब उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जो स्पीसीज सर्वाइवबिलिटी के लिए बेस्ट होगा, सर्वाइवल के लिए बेस्ट होगा, नेचर ऑटोमेटिकली उसी को सिलेक्ट करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। थोड़ा सा समझते हैं इसको। मान लीजिए कि मैं और आप, या आप सब और हम, मैं बेसिकली मान लीजिए कि मैं एक ठंडे इलाके से हूं, मैं बचपन से ही एक ठंडे इलाके से हूं और मैं उस इलाके में एडप्ट कर लिया हूं। ठीक है, मुझे पता है वहां पे, और मेरे जनरेशन से जनरेशन हम लोग उस ठंडे इलाके में रहते हैं, और अगर मैं आपको वहां पे लेके चला जाऊं तो आपको सरवाइव करने में दिक्कत आने वाली है मेरे कंपैरिजन में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और अच्छा एग्जांपल लेते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। मान लीजिए कि पीपल हु आर लिविंग इन वेरी हाई एल्टीट्यूड, जैसे लेह लद्दाख में जो लोग रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है अगर आप लोगों में से कुछ लोग वहां जाएं और रहने की कोशिश करें, तो आपको क्या होगा? बिकॉज ऑफ द हाइट, हमें पता है कि हाइट जब बढ़ता है तो वहां पे ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है, जो प्रेशर भी है एयर का, वो भी घट जाता है, तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हाईलैंड वाले लोग हैं, वो अगर लो लैंड में आएंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो नेचुरली वहां पे हम अगर जाएंगे तो वहां पे सिलेक्ट कौन होगा, कौन सरवाइव करेगा? जो उस वहां पे मतलब आप कह सकते हो कि उस सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो जेनेटिकली ऑलरेडी एडेप्टेड हैं, वैसे लोग वहां सरवाइव करेंगे। नेचर उनको सिलेक्ट करेगा, और हम जैसे लोग जो प्लेन से हैं, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक समझाने के मैंने एग्जांपल दिया, हम आगे और भी बढ़िया तरीके से समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेचुरल सिलेक्शन का हम एग्जांपल लेके एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स क्या है जो मैंने डिस्कस किया, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, द नेचर सिलेक्ट द बेटर एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेचर क्या करता है? हमेशा जो बेटर एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म है उसी को सिलेक्ट करता है, उसको ही सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, बेटर एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब देखो, जो
पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, ऑर्गेनिज्म है, और किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो फिट है, वो सरवाइव करने के लिए उसके लिए बेस्ट है, सिचुएशन है, तो फिर क्या होगा, वो एक तो वो सरवाइव करेगा, और अगर वो सरवाइव करेगा तो फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन करेगा और उसका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है नेचुरल सिलेक्शन का बेसिक आइडिया। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक एक एग्जांपल्स लेके समझेंगे। पहला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पहला हम देखेंगे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, अभी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी, और बट देयर इज अ कांसेप्ट दैट आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो मेलानिज्म है, ठीक है, ये एक्चुअली ये जो फिनोमेना है, दिस इज एक्चुअली फिनोमेना, और दिस इज अ कंडीशन बट फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड इन इंग्लैंड में ये पहली बार देखा गया और स्टडी किया गया एक्चुअली साइंटिस्ट के द्वारा। हुआ क्या था कि जब शुरू के 19th सेंचुरी में ना, बिल्कुल इन द अर्ली 19th सेंचुरी व्हाट हैपेंस, there was not much industrial growth or industrialization in England, and it's precisely the area where the research was done. It was observed, the industrial melanism was your Birmingham. Birmingham was a place in England where the first time we have observed this industrial melanism and studied. तो क्या हुआ कि इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में उतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, लेकिन फिर भी हम सबको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट ही हुआ था यूरोप से। लेकिन 19th सेंचुरी की शुरुआत में ऐसा नहीं था। 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड भी उतना कहीं पे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ऑल्सो नॉट इन इंग्लैंड। तो उस समय क्या था कि बर्मिंघम का हमने एग्जाम्पल लिया है। उस समय उस बर्मिंघम के इलाके में दो तरह के मॉथ रहते थे। एक है ग्रे कलर का, ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम है बिस्टन बिटुलेरिया। ठीक है, तो ये जो बिस्टन बिटुलेरिया जो मॉथ है, इसके दो वैरायटीज रहते थे वहां पे। एक है ग्रे कलर का वैरायटी, दूसरा था आपका ब्लैक कलर का वैरायटी। ठीक है, और वो क्या ना, वो जो पेड़ होते हैं, जो ट्री होते हैं, तो ट्री के ऊपर क्या होगा, बार्क होगा। ठीक है ना, तो पेड़ के चारों तरफ क्या होता है, उसका बार्क रहता है, ट्रंक पे क्या रहता है, बार्क रहता है। अब क्योंकि इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बहुत ही मतलब कोई भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसका मतलब जो पोल्यूशन लेवल था वो बहुत मिनिमम था। तो जब पोल्यूशन लेवल बहुत मिनिमम होता है तो लाइकेंस जो होता है वो हमें बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंटली हमें दिखेगा, बहुत ज्यादा वो फ्लरिश करता है। प्लेंटी अमाउंट ऑफ लाइकेंस कैन बी सीन ऑन द बार्क ऑफ द प्लांट, जो कि लिटिल बिट लाइक ब्लूइश कलर के होते हैं। ठीक है, whitish or like little bit bluish in color, patches of little bluish patches, like whitish and bluish, mixing of white and blue patches can be seen on the bark of the tree. तो वो लाइकेंस जो है, आपको पता होगा लाइकेंस क्या है। देखो लाइकेंस ये है ना, लाइकेंस आर बेसिकली इट्स अ म्यूचुअली, हम कह सकते हैं इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगस। लाइकेन कुछ नहीं है, इट्स what we can say, it's a community or not community, it's a mutualism between bacteria and fungus. फंगस और बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, इसी को बोलते हैं लाइकेंस। और वो हमें स्पेशल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पेशल स्पीसीज ऑफ फंगस जो कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं एक कॉलोनी में, उसे हम बोलते हैं लाइकेंस। जहां पे मतलब एक कॉलोनी है जहां पे बैक्टीरिया भी फ्लरिश करता है और साथ में फंगस भी बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं लाइकेंस। और वो हमें कहाँ मिलेंगे, ट्री के मतलब पेड़ के जो बार्क है उसके ऊपर हमें दिखते हैं। कैसे, इसीलिए इसका जो आप देखोगे, कभी ध्यान से कभी देखना कि जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उसके जो बार्क है उसमें आपको ना पैचेस दिखेंगे, व्हाइटिश कलर, उसमें लिटिल बिट ब्लूइश अपीयरेंस रहेगा, ऐसे पैचेस दिखेंगे आपको बहुत सारे। ध्यान से देखना कभी नेक्स्ट टाइम अगर पेड़ देखो उसके ऊपर बार्क देखो तो आपको दिखेगा। तो अगर ये जो पैचेस है, ये जो लाइकेंस है, अगर ये ज्यादा है, इसका दीज आर एक्चुअली आल्सो कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स मतलब जैसे मैंने अभी शुरू में कहा ना कि लाइकेंस पॉपुलेशन से पॉल्यूशन अगर एनवायरमेंट में है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द पॉल्यूशन। अगर एनवायरमेंट में जिस एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है वहां पे जितने भी पेड़ रहेंगे वहां पे आप देखना क्या होगा,
जो लाइकेंस का नंबर होगा वो बहुत मिनिमम होगा, क्योंकि वो पोल्यूशन में सर्वाइव नहीं करते, दे आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा तो था नहीं। जो इंग्लैंड के अर्ली 19th सेंचुरी में उस समय पोल्यूशन नहीं था बिल्कुल भी बर्मिंघम में, ठीक है, बर्मिंघम में, ठीक है। तो बर्मिंघम में क्या था, उस समय इंडस्ट्री नहीं था, तो जो वहां पे जितने भी ट्रीज थे उसमें लाइकेंस बहुत ज्यादा थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हमें मिल रहे थे वहां पे लाइकेंस, ठीक है। अब देखो जो मॉथ था बिस्टन बिटुलेरिया, वो दो कलर के था, एक था ग्रे कलर का, दूसरा था आपका ब्लैक कलर का, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे लाइकेंस का नंबर ज्यादा था, तो जो ट्री के जो बार्क एरिया है वहां पे कलर कैसा था, वो ज्यादातर व्हाइटिश टाइप का था। तो इससे क्या हो रहा था कि जो मॉथ ग्रे कलर का मॉथ था वो आसानी से केमोफ्लेज कर जाता था। इट वॉज वेरी इजी फॉर द ग्रे कलर मॉथ टू गेट ब्लेंड विद द कलर ऑफ द ट्री, ठीक है। तो ट्री बार्क का जो कलर है दैट इज ऑलमोस्ट व्हाइटिश बिकॉज ऑफ द लाइकेन, मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ द लाइकेन। सो इट वाज इजी फॉर अ ग्रे कलर मॉथ टू गेट ब्लेंड विद द सेम कलर। इससे क्या होगा, प्रेडेटर को वो आसानी से दिखते नहीं थे। अगर जब प्रेडेटर को आसानी से नहीं दिखते थे तो वो क्या करे, तो उसी तरीके से दूसरा वाला क्या था, ब्लैक मॉथ था। अभी व्हाइट ट्री का बार्क है, उसमें ब्लैक मॉथ बैठा हुआ है और एक ग्रे मॉथ बैठा हुआ है, कौन ज्यादा विजिबल होगा आप बताइए? ऑब्वियसली ब्लैक वाला ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा। इससे क्या होगा, जो प्रेडेटर है उसे ब्लैक वाला मॉथ जो ज्यादा दिखेगा और वो ब्लैक वाले मॉथ को ज्यादा खाएगा, ज्यादा उसको अटैक करेगा। इससे क्या होगा, इससे जो ग्रे कलर का मॉथ है वो क्या हो गया, नेचुरली बिकॉज ऑफ हिज कलर सिलेक्टेड हो गया, है ना। बिकॉज ऑफ हिज कलर it gets selected, it gets survived, ठीक है। because of that it is easy for them to actually survive, ठीक है। तो वो सर्वाइव करेगा और सर्वाइव जब करेगा तो उसका जो रिप्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा और उसका नंबर जो होगा वो भी ज्यादा होगा। तो हमें 19th सेंचुरी के शुरुआत में इंग्लैंड में, क्योंकि बर्मिंघम के एरिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था और इसीलिए क्या हुआ, वहां पे जो ग्रे कलर के मॉथ था उनका नंबर ज्यादा हो गया, बढ़ गया, क्योंकि नेचुरली वो सिलेक्टेड हो गए। अब समझ में आया, आपको समझ में आया ना कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ये है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। द पॉइंट्स आर गिवन ऑन योर, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सो यू कैन पॉज एंड राइट डाउन व्हाट आई एम डिस्कसिंग, राइट। तो जो आपके ग्रे कलर की मॉथ है वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन जो ब्लैक कलर के मॉथ थे उनका नंबर क्या होगा, क्योंकि वो नेचुरली सिलेक्टेड नहीं थे इसीलिए उनका नंबर घट जाएगा, ठीक है। और जो ग्रे कलर का मॉथ था उसका जो साइंटिफिक नेम हमने क्या देखा, बिस्टन बिटुलेरिया, और जो ब्लैक कलर का मॉथ उसका नाम है बिस्टन कार्बोनेरिया। तो जो ब्लैक कलर का मॉथ है उसका नाम है बिस्टन कार्बोनेरिया और जो ग्रे कलर का मॉथ उसका नाम है बिस्टन बिटुलेरिया, ठीक है। तो ये जो बिस्टन कार्बोनेरिया है ये क्या होगा, ये जो बेचारा आपका मॉथ है, बिकॉज इट्स कलर इज ब्लैक, सो ये आसानी से जो ट्री बार्क के ऊपर जब ये बैठता है तो ये आसानी से प्रेडेटर को दिख जाता था और प्रेडेटर इसे बहुत आसानी से खा लेते थे। तो ये नेचुरली सिलेक्टेड नहीं हुआ, तो इसका नंबर क्या होगा, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर रहा है तो रिप्रोडक्शन इसका ज्यादा नहीं होगा, तो इसका नंबर भी कम रहेगा। दे हैव वेरी फ्यू नंबर इन दैट एरिया, बर्मिंघम, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब देखो बर्मिंघम में क्या होगा, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो वहां पे कंडीशन बिल्कुल बदल गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, अब देखो इंडस्ट्रीज आ गए, इसका मतलब क्या होगा, स्मोक होगा, ठीक है। फैक्ट्री से जो स्मोक है वो निकलेगा, सूट जो है वो निकलेगा। अब वो सूट और स्मोक दोनों जाके क्या हो गया, ट्री, वहां पे जितने भी पेड़ थे आसपास उसके जो बार्क है, ट्री ट्रंक है,
उसमें जाके बार के ऊपर ट्री के मतलब पेड़ के ऊपर जाके वो सब सारी चीजें लग जाएंगी ना, स्मोक भी लग जाएगा, सूट भी लग जाएगा। इससे क्या होगा, देखो पहला आपको ये समझना होगा कि कलर इसका जो बदल जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। पहले क्या था, देखो बहुत सारे रीजन है। पहले तो ये सूट और ये जो स्मोक है, ये ट्री ट्रंक जो बार्क है ट्रीज के ऊपर वो लगेगा। इससे क्या होगा, एक तो पोल्यूशन बढ़ गया। तो लाइकेंस पोल्यूशन अगर ज्यादा है, हमने पहले बात किया कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू द पोल्यूशन। अगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो लाइकेन वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता, तो सारे के सारे लाइकेन ज्यादातर मरने लगेंगे। और वहां पे क्या होगा, ट्री बार के ऊपर क्या होगा, पेड़ के ऊपर उसके बार के ऊपर क्या होगा, सूट और जो स्मोक है वो जमने लगेगा। इससे क्या होगा कि जो कलर जो है ना, वो पहले क्या था, व्हाइटिश था, अभी वो क्या हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, पहले जो ग्रे कलर के मॉथ थे वो उनको एडवांटेज मिल रहा था। अब क्या हो गया, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड है, मतलब जो ट्री जिसके ऊपर ये मॉथ बैठते हैं रहते हैं, वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अब जो ब्लैक कलर का मॉथ है वो आसानी से उस बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाता है, ब्लेंड हो रहा है, होने लगा। इससे क्या होगा, वो कैमोफ्लेज करने लगा। तो ब्लैक वाला जो मॉथ है, ठीक है, और जो ग्रे वाला मॉथ है, उस मतलब दोनों उस अगर वहां उस कंडीशन में हम अगर देखेंगे तो ब्लैक वाला जो है वो सरवाइव कर गया। क्यों, क्योंकि ब्लैक वाला उस बैकग्राउंड कलर के साथ, क्योंकि वो बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक है, उसके साथ वो ब्लेंड हो जाता था। इससे जो प्रेडेटर को ग्रे वाला ज्यादा आसानी से दिख जाता था कंपेयर टू द ब्लैक वन। इससे ब्लैक वन क्या हो गया, सर्वाइव करने लग गया, फिर ये ज्यादा रिप्रोडक्शन करने लग गया। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम उनका नंबर बढ़ गया। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, ध्यान से देखिए क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया, कंडीशन रिवर्स हो गया। पहले ग्रे वाला जो मॉथ था उसको एडवांटेज मिल रहा था, नेचुरली वो सिलेक्ट हो गया था। अभी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और एक चीज क्या है ना, उस समय क्या होता था, जो फर्स्ट टाइम जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उस समय जो फ्यूल होता था, जो रॉ मटेरियल हम यूज करते थे इंडस्ट्रीज में, वो क्या होता था, वो कोल होता था। तो कोल से बहुत ज्यादा धुआं या स्मोक और सूट वो निकलता था, और वो जाके ट्री के ऊपर, सारे बार्क के ऊपर जमना शुरू हो गया था। इससे उसका कलर बदल के काला हो गया। इससे जो ब्लैक वाले मॉथ है उनको एडवांटेज मिला और वो सर्वाइव कर गए और वो रिप्रोड्यूस कर गए, उसका नंबर बढ़ गया। समझ में आया ना। अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, अगेन द सिचुएशन गेट रिवर्स। कैसे हुआ सर, अभी तो पहले इंडस्ट्री नहीं था, अभी इंडस्ट्री था, फिर अब क्या होने वाला है। देखिए अब ये हुआ, मैंने पहले बताया कि शुरू में जो भी हम रॉ मटेरियल, जो फ्यूल हम यूज करते थे, दोज वर बेसिकली कोल। लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक डेवलपमेंट हमने इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी को हमने बना लिया। तो अभी कोल की जगह पे इंडस्ट्री में ज्यादातर क्या यूज होने लग गया, इलेक्ट्रिसिटी यूज होने लग गया। इसका मतलब है कोल का जो यूटिलाइजेशन अगर कम है तो क्या होगा, इंडस्ट्री से धुआं भी कम निकलेगा, मतलब स्मोक कम निकलेगा, सूट भी कम निकलेगा। तो ऐसा होने लग गया। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होने लग गया इंडस्ट्रीज में, बाद में जाके आगे जाके, तो फिर वापस कंडीशन रिवर्स हो गया। फिर से क्या होगा, पॉल्यूशन जो है वो घट गया। इससे क्या होगा, ट्री ट्रंक के ऊपर स्मोक या सूट जम रहा था वो भी नहीं जम रहा था। फिर से वापस जो था, क्योंकि पोल्यूशन घट गया था एनवायरमेंट में, तो लाइकेंस वापस ग्रो करना शुरू हो गया ट्री के ऊपर, ट्री बार के ऊपर। इससे क्या होगा, वापस जो कंडीशन शुरू में हमने देखा था बिकॉज ऑफ द लेस पोल्यूशन, वैसा फिर से हो गया। ट्री ट्रंक का जो कलर है वो फिर से चेंज होकर व्हाइटिश हो गया। फिर इससे क्या फायदा, इससे फिर से जो ग्रे कलर के मॉथ थे वो, उनको अभी एडवांटेज फिर से मिल गया। फिर वो आसानी से ब्लेंड होने लग गए आपके जो बैकग्राउंड जो कलर है उसके साथ ट्री का। इससे जो प्रेडेटर है वो उनको अच्छे से देख नहीं पाते थे, तो वो सर्वाइव नेचुरली वो सिलेक्ट हो गए, फिर से वो सर्वाइव करने लग गए, उनका नंबर बढ़ गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, ये जो फिनोमेना हमने डिस्कस किया इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब देखो मेलानिज्म मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ द मेलानिन आप सबको पता है, मेलानिन का पिगमेंट जितना ज्यादा होगा किसी एनिमल में, उसका कलर उतना डार्क होगा। तो जो ब्लैक वाला जो एनिमल है उसमें मेलानिन ज्यादा था, इसीलिए वो सर्वाइव एक कंडीशन में, बिकॉज ऑफ द ड्यूरिंग सर्टेन सिचुएशन दे कैन सर्वाइव, दे हैव सर्वाइव। ठीक है, और इंडस्ट्री के लिए मेलानिज्म उसको हेल्प किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसीलिए जो
ब्लैक कलर के मौत था जिसमें मेलानिन सबसे ज्यादा था, उसको मदद किया कि नहीं सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इस फेनोमेनन को क्यों कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, समझ में आया? दैट वाज द रीजन वी कॉल इट एज दिस फेनोमेनन एज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, चलिए, the same point what I have discussed here, it is written in the form of points. So you can write, you can pause and write down all the points which is you can see on the screen right now, right? So you can pause and you can write. Okay, so I'm going on, I'm moving on now. From the example it is clear that the nature select the particular variation which was best adapted in that particular environmental condition. तो nature क्या करता है, कोई एक पर्टिकुलर जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो बेस्ट सर्वाइव करने के लिए बेस्ट सर्वाइवल पॉसिबल मतलब सर्वाइबिलिटी चांसेस इसका नेचर उसी को सिलेक्ट करता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जैसे हमने इसमें क्या देखा, द लॉस ऑफ लाइट कलर ऑफ मॉथ ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देन रिप्लेस्ड बाय द डार्क मॉथ। ठीक है, अब देखो ये जो अभी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है, ये जो फिनोमेना है, इसको ना रेक्टिफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्नार्ड केटलवेल। तो बर्नार्ड केटलवेल जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने इस सिचुएशन को, इस फिनोमेना को चेक करने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से वही दो तरह के जो मॉथ है, एक ग्रे कलर का और एक डार्क ब्लैक कलर का, मतलब दो मॉथ उनको ले लिया और दोनों को ही सेम नंबर, सेम क्वांटिटी में लिया। मतलब मान लीजिए 10 अगर ग्रे मॉथ लिए तो 10 ब्लैक मॉथ लिए, और उनको क्या किया, उनको दो जगह पे छोड़ दिया। एक क्या फर्स्ट प्लेस क्या था, वुड्स ऑफ बर्मिंघम, मतलब बर्मिंघम के जंगलों में छोड़ दिया, और दूसरे को छोड़ा पॉल्यूटेड एरिया में, जहां पे पोल्यूशन ज्यादा था वहां पे छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने जब कुछ महीने के बाद जब वो गए वापस स्टडी करने के लिए, तो बिल्कुल उन्होंने क्या पाया, पहला जो प्लेस था जहां वुड्स ऑफ मतलब जंगलों में जिनको छोड़ा था, उसमें उन्होंने क्या देखा, क्योंकि जंगल में पोल्यूशन नहीं है, लाइकेन ज्यादा है, तो ट्री ट्रंक का जो कलर है वो व्हाइट दिखा, ज्यादा देखा। उन्होंने क्या पॉल्यूटेड एरिया में उन्होंने क्या देखा, ब्लैक कलर का जो मॉथ है उनका नंबर ज्यादा देखा। तो ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट बर्नार्ड जो साइंटिस्ट थे बर्नार्ड केटलवेल, उन्होंने जो किया, इससे ये प्रमाणित होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो था, वो जो फिनोमेना है, इट इज एक्चुअली ट्रू, एंड दैट इज एक्चुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ना? नाउ द नेक्स्ट विल डिस्कस DDT और रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो। देखो DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरोइथेन, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरोइथेन। Now the DDT was discovered in the year 1940 to actually during those period बहुत पहले देखो अभी क्या है, मलेरिया का हमारे पास दवाई है, लेकिन पहले बहुत शुरुआत के समय में, बहुत आज से 50-60 साल 70 साल पहले, उस समय क्या होता था, मलेरिया वाज अभी आप जैसे आप कोरोना बहुत ज्यादा डेंजरस आपको लगता है, हम सब बहुत डर के मारे मतलब अभी घर के अंदर बैठे हुए हैं, बिकॉज वी नो इट इज डेडली। वैसे उस समय मलेरिया उतना डेडली माना जाता था, जैसे कि अभी हम कोरोना को इतना डेडली मानते हैं ना, तो उस समय मलेरिया, जैसे अभी कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं है, कोई हमारे पास दवाई नहीं है, तो हम इसको डेडली मानते, उस समय ऐसा मलेरिया के साथ था। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्ट हमेशा ये ढूंढ रहे थे कि कैसे इसका जो वेक्टर है, जो मॉस्किटो है,
उसको कैसे खत्म किया जाए। जितना ज्यादा तरीके से मॉस्किटो को जितना असरदार हमारे पास टूल होगा जिससे हम मॉस्किटो को मार सकते हैं, तो उतना ज्यादा मलेरिया के केसेस कम होंगे, है ना। तो इसी इंटेंशन के साथ डीडीटी का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें अभी जैसे डार्विन, अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डार्विन, व्हाट डार्विन सेज दैट कि ईच एंड एवरी पॉपुलेशन ऑलरेडी हैव द वेरिएशन, ठीक है। हर एक पॉपुलेशन में अलग से हमेशा ऑलरेडी किसी न किसी पॉपुलेशन में वेरिएशन होता ही है। मान लीजिए कोई पॉपुलेशन में 1000 इंडिविजुअल है, तो उसमें कुछ इंडिविजुअल जो होगा उसमें जेनेटिक जो वेरिएशन वो हमेशा से मौजूद होता है। वो एक्सप्रेस कब होगा, वो हमें पता कब चलेगा, जब एनवायरमेंट में चेंजेस होगा तब। बिल्कुल वही सेम चीज हुआ हमारे मॉस्किटो, हमने देखा मॉस्किटो के साथ वही सेम चीज हुआ। तो मॉस्किटो के पॉपुलेशन में ऑलरेडी कुछ जो इंडिविजुअल थे उनके जेनेटिक लेवल में वो वेरिएशन था, which was actually help them to get resistant against the DDT। तो क्या हुआ कि जब DDT अप्लाई किया गया तो मैक्सिमम मस्कीटो मर गए, लेकिन कुछ मस्कीटो जो थे जो ऑलरेडी वेरिएशन जिसमें ऑलरेडी वेरिएशन था वो DDT को रेजिस्ट कर दिए, they have resistance toward the DDT और वो सर्वाइव कर गए, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसा हमने क्या देखा अभी कि जो नेचुरली सिलेक्टेड होता है एनिमल वो क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो अपना नंबर बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मॉस्किटो जो थे जो रेजिस्टेंट थे वो बच गए और उन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, मॉस्किटो पॉपुलेशन में किसका नंबर बढ़ने लगा, जो रेजिस्टेंट मॉस्किटो है डीडीटी के, मतलब डीडीटी रेजिस्टेंस जो मॉस्किटो है उनका नंबर बढ़ने लगा। तो जब डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो है उनको कोई इफेक्ट ही नहीं है डीडीटी से, तो उनका नंबर बढ़ते गया और फाइनली हमारे पास अभी क्या है कि दे ऑल आर नाउ डीडीटी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हम कितना भी डीडीटी अगर हम स्प्रे करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, क्योंकि दे आर ऑलरेडी डीडीटी रेजिस्टेंट। सो ये भी एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का। देखिए मॉस्किटो में तो बहुत सारा मॉस्किटो था, लेकिन उसमें से कुछ मॉस्किटो जो थे वो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन दे वर रेजिस्टेंस टू द डीडीटी एंड दे गेट सर्वाइव्ड, और उन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया और फाइनली डीडीटी का जो इफेक्ट है वो अभी ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दैट इज कॉल्ड डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो, ठीक है। So the point what I have discussed, it is on the screen, you can write down, you can pause and write down. Now next we are going to discuss that is the sickle cell anemia, ठीक है। देखो सिकल सेल एनीमिया जो है ना, ये आपका एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब आप सब थोड़ा सा हैरान होंगे, सर एक तो ये तो एक डिजीज है सर, अगर किसी को अगर सिकल सेल एनीमिया होगा तो अच्छी बात नहीं है, तो वो नेचुरली सिलेक्ट कैसे हो जाएगा, सर्वाइबिलिटी में उसको कैसे हेल्प करेगा, तो आपको अभी समझ में आएगा। मैं आज आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। देखिए पहला तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है, थोड़ा बेसिक आपको जानना चाहिए कि होता क्या है। बिकॉज ऑफ द जेनेटिकल वेरिएशन, बिकॉज ऑफ द जीन वेरिएशन की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो जीन अगर हम एलील देखेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा कि नॉर्मल एलील हो सकता है दोनों का, ठीक है, या तो एक नॉर्मल होगा दूसरा सिकल सेल होगा, या तीन कंडीशन होता है, तीसरा होता है कि दोनों ही सिकल सेल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोई अगर इंडिविजुअल है जिसको सिकल सेल एनीमिया है, तो उसके जो आरबीसी होगा वो सिकल सेल होगा, ठीक है, मतलब आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वैसा नहीं होगा, वो हाफ मून शेप के जैसा होगा, सिकल सेल होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, उसका कैपेसिटी घट जाएगा, ठीक है, मतलब आरबीसी का जो नेचुरल जो फंक्शंस है वो उस तरह से कर नहीं पाएगा। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है वो इस सिकल सेल जो आरबीसी है इसको अटैक नहीं कर सकता। इसका मतलब है मलेरियल पैरासाइट सिकल सेल जो पेशेंट है, सिकल सेल जिनको है, सिकल सेल एनीमिया जिनको है, उनके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, मलेरिया का कोई इफेक्ट इनमें नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर इससे
नेचुरली वो सिलेक्ट कैसे हो गए? तो बीमारी है। देखिए बीमारी मतलब हाँ ठीक है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इंसान इससे जी सकता है, मतलब दे कैन सर्वाइव, बट दे आर कंपैरेटिवली लिटिल बिट लेस एफिशिएंट बिकॉज ऑफ द सिकल सेल शेप ऑफ द आरबीसी। वो सही बात है, लेकिन इस मलेरिया उनको क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सिकल सेल जो शेप है वो जो मलेरियल पैरासाइट के लिए पैरासाइट उसको वो अफेक्ट नहीं कर सकते, उसको टारगेट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका वो वीकनेस है। तो इसका एग्जांपल हमको समझ, नेचुरल सिलेक्शन अगर समझना तो हमें इसका एग्जांपल लेना अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या होता है, मलेरिया बहुत ज्यादा होता है वहां पे। ठीक है, और वहां पे देखा गया कि वहां पे जो पॉपुलेशन जो थे और जिनके अंदर ये जेनेटिक वेरिएशन था, मतलब सिकल सेल एनीमिया था, वो सर्वाइव कर गए नेचुरली, और जो नॉर्मल लोग थे वो मलेरिया से मर गए। ठीक है, तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया कंडीशन जो है वो उनके लिए फेवरेबल हो गया। मलेरिया जिनको हुआ था, मलेरिया जब हुआ तो वो बच गए, ठीक है, पॉपुलेशन में, और जो नॉर्मल लोग थे वो मर गए। ठीक है, तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो like function, or we can say the sickle cell anemia is also worked for the few individuals of a population and they were naturally selected. That is also example of natural selection. ठीक है, so next class में हम और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए till then take care, thank you.